लॉ से रिलेटेड काफी मूवीज आ रही हैं। सबसे पहले लॉ की जरूरत क्यों है? अभी कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाइए, आप बताइए लॉ की जरूरत क्यों है? जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए क्लास में उनसे पूछ रहा हूं मैं, लॉ की हमें जरूरत क्यों है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन। हाँ जी, कुछ और? जनरल चल रही है बेटे, देखो आज जो क्लास लेंगे बिल्कुल जनरल, आप अपने अंदर से सारी जो है फीलिंग्स निकालो बाहर। लॉ को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। बच्चों की बड़ी कंप्लेंट रहती है, पिछला जो बैच बन कर गया वो लोग भी कंप्लेंट करते रहे हैं कि लॉ बहुत टफ लगता है। लॉ को बनाना हमारे हाथ में आसान है, आप उसे इंटरेस्टिंग वे में लें। और जैसे जैसे वो लोग पढ़ते चले गए, जब उन लोगों ने एग्जाम्पल सुने, केस स्टडीज को पढ़ा, उनके लिए फिर इंटरेस्टिंग हुआ, फिर उन लोगों ने इंटरेस्ट लिया और उसके बाद वो इजी बनना शुरू हुआ। इनिशियल स्टेज पर कई बार बच्चों को लगता है कि ये क्या हो रहा है, इतना टफ कैसे याद करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं लॉ के अंदर। आपने देखा कि हमारा, सब लोग जानते हैं, हमारी जो कंट्री को फ्रीडम मिला 1947 में, 15 अगस्त सभी को मालूम है। लेकिन एक और डेट है हमारी लाइफ में, 26 जनवरी 1950। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रीडम की तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, हमें फ्रीडम मिला, हम लोग इसीलिए 15 अगस्त को लाल किले पर सब कुछ जो भी होता है हर कोई जानता है, बचपन से आप देखते आ रहे हैं, स्कूल के अंदर सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। पर 26 जनवरी 1950 की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस इसलिए बनी कि उस दिन हम लोगों को रिपब्लिक कहा गया। रिपब्लिक डे इसलिए मना, रिपब्लिक से मतलब कि हम लोगों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। उससे पहले हम लोगों के ऊपर रूल कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। उनके द्वारा बनाए गए थे सारे लॉ, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन होना है वही हमें गाइड किया करते थे। ऐसे खड़ा होना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे सब कुछ करना होना है, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रखा था। 47 में आजाद हुए, 1950 26 जुलाई तक हम लोगों के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जब नेहरू जी ने शपथ ली तो नेहरू जी ने सबसे पहला काम क्या किया? अंबेडकर साहब, जानते हैं बी आर अम्बेडकर साहब? किस वजह से जानते हो? कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएटर हैं, हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनको ड्यूटी दी गई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। एक कमेटी बनाई गई, उनका चेयरमैन बना दिया गया बी आर अम्बेडकर साहब को, और बी आर अम्बेडकर साहब ने अपनी कमेटी के साथ काम किया, मेहनत की, लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और नवंबर में 1949 को, नवंबर में कंप्लीट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, आप लोग जानते होंगे हमारे पास इस चीज को मालूम है आप सबको क्या? एक छोटा सा पॉइंट बीच में मैं ले रहा हूं, हमारा जो एक सिस्टम है कंट्री के अंदर, स्टेट एंड यूनियन, दो वर्ड यूज करते हैं हम। क्यों करते हैं यूज दो वर्ड? स्टेट, जैसे दिल्ली पूरा स्टेट नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली एक स्टेट है। अगर हम बात करें यूपी एक स्टेट है ना। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स इंडिया के अंदर बने जो एक स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, इनको फिर जब कहा गया कि ये स्टेट है, इसके अंदर स्टेट का लॉ चलेगा, और सारे स्टेट कंबाइंड करके बना एक इंडिया, इसलिए इसे कहा गया यूनियन। तब इसका नाम रखा गया यूनियन। एक वर्ड आप सुनते होंगे फेडरल, फेडरल भी यही नाम है, फेडरल का मीनिंग भी यही है कि ऑल्दो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन उसके बावजूद भी रूल क्या है? सिंगल रूल, इंडिया। तो इसलिए उसे कहा गया फेडरल, यानी इतनी सारी स्टेट्स होने के बावजूद भी वी आर वन, वी आर यूनाइटेड, तो यूनियन ऑफ इंडिया इसे कहा गया। तो यूनियन बना
और यूनियन के अंदर आ गया हमारा इंडिया। और इंडिया के अंदर जब बात आई तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया को कंट्रोल करता है वो है पूरा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक दूसरा, इनमें से अपर कौन है? राज्यसभा। अपर हाउस इज राज्यसभा, है ना। कोई नहीं, कुछ चीजें हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब लॉ के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हमें लॉ के बारे में ये भी तो पता चले कि क्या है। तो लोकसभा के सामने जो राज्यसभा है दैट इज अपर हाउस। स्टेट और इंडिया का पैरेलल चलता है सब कुछ। जैसे स्टेट की अपनी एक असेंबली होती है और स्टेट का अपना एक विधानसभा होती है। जैसे इंडिया की अपनी एक असेंबली होती है और उसकी अपनी एक राज्यसभा होती है। जो 543 जब इलेक्शन होता है तो आप 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर। एमपीज कहलाते हैं वो, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कहलाते हैं, एमपी कहा जाता है उन्हें। और भी सारे चुनकर क्या बनाते हैं? पूरी कैबिनेट। उस कैबिनेट के अंदर क्या क्या होता है? सबसे हेड कौन है? लोकसभा का सबसे हेड जो है दैट इज प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हैं? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो हाउस है वो भी दो पार्ट में बना हुआ है, एक हमारा लोअर हाउस, एक अपर हाउस। लोअर हाउस इज लोकसभा, अपर हाउस इज राज्यसभा। अब बात आती है जब लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हम कर रहे थे बात, कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया, नवंबर में पास हो गया था और उसकी इंप्लीमेंट की डेट रखी गई कि ये 26 जनवरी को इंप्लीमेंट होगा इंडिया के। उस दिन उन्होंने रिपब्लिक डे बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे रीजन क्या था? कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो वी नो कि प्रेसिडेंट है सबसे ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंट से ऊपर भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबको गवर्न करता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई भी मिनिस्टर हो। कौन करता है उसको गवर्न? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज लिखी है, हर किसी की पावर्स, हर किसी की ड्यूटीज लिखी है। अब मैं यहां पर आ रहा हूं ड्यूटीज के ऊपर, क्योंकि इसी से हमारा आगे लॉ स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के पास दो चीजें हैं बेटे, राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स से क्या मतलब है? आप लोगों ने सिविक्स के अंदर पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स। क्या था? राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम टू स्पीच, समथिंग लाइक दैट। ये सारे पढ़े हैं आपने। ये आपके राइट्स थे जो किसने प्रोवाइड किए आपको? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी तरफ आपके पास क्या है? ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या है? फॉलो लॉ। आपको जो भी ड्यूटीज के अंदर आता है कि आपको बताया गया है कि आपको ये चीज ऐसे करनी है तो आपको उसे फॉलो करना है। आप सड़क पर चलते हैं, लॉ बना हुआ है कि किस तरफ चलना है, ड्राइव कैसे करना है, हमें पता है कि कहां पर रुकना है, रेड लाइट्स है तो उसके लॉ, ये सब लॉ बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो चीजें चलती हैं आपकी साइमल्टेनियसली एक साथ। हर एक ह्यूमन बॉडी को दो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज। ये राइट्स और ड्यूटीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन राइट्स और ड्यूटीज से दो तरह के रॉन्ग्स निकलते हैं, सिविल रॉन्ग्स या क्रिमिनल रॉन्ग। अगर आपके राइट्स पूरे नहीं होते, अगर आपके राइट्स को कोई ओवररूल करता है तो वो सिविल रॉन्ग है। और अगर आपकी ड्यूटीज आप फुलफिल नहीं करते, आपकी ड्यूटीज तो कोई और फुलफिल नहीं करेगा, आपकी ड्यूटीज तो आप ही को फुलफिल करनी है, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल रॉन्ग। समझ रहे हैं ध्यान से? मैं होमवर्क दूंगा कि आप लोग मुझे एक छोटा सा आज की क्लास का एक पैराग्राफ लिखकर दिखाएंगे, क्योंकि आपका स्किल स्ट्रांग होगा उसी चीज से कि आप किस तरीके से किसी चीज को लिख पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं। लॉ का सारा खेल इंटरप्रिटेशन पर है। लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन बेटे। आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा,
अब उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये खेल है सारा। तो मैं बोल रहा था आपको दो तरह की बात आ गई, सिविल रॉन्ग्स या फिर क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग के ऊपर जो केस बनेगा वो सिविल सूट कहलाएगा, और क्रिमिनल रॉन्ग की वजह से जो केस बनेगा उसे क्रिमिनल सूट कहेंगे। सूट, SUI। ये जो केस होता है इसको सूट के नाम से कहा जाता है कोर्ट के अंदर। अब मैं वहां पर आ रहा हूं क्योंकि लॉ के अंदर अभी आगे आने वाले टाइम में आपको यही पढ़ाना है। आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि अब कब कोर्ट पहुंचकर कोर्ट में क्या करेंगे। आपको जो पढ़ाया जाएगा आपको ये बता दिया जाएगा कि यहां से रास्ता कोर्ट का स्टार्ट हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सारे मेजर हो गए हो, 18 क्रॉस कर गए सभी लोग। आपके फादर ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्जियन ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जाओ एक कार खरीद कर लाओ, जाइए बाय अ कार। आप कार खरीदने निकले, आपने एक कार चूज कर ली, एक ब्रांड चूज कर लिया, सब कुछ चूज कर लिया कि ये कार खरीदनी है। आप कार खरीदने गए, आप पेमेंट करने गए, अभी किसी ने कभी की है इस तरह की ट्रीटमेंट, इस तरह का एग्रीमेंट किया है कुछ? अभी आप लोगों में से किसी ने कुछ खरीदा हाल फिलहाल में? किसी ने कुछ खरीदा, कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट या बड़ा कुछ भी? चलो, छोटे ने क्या खरीदा है? लैपटॉप खरीदा है। लैपटॉप खरीदा आपने, चलो लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं, अभी कार को छोड़ते हैं क्योंकि अभी कार हमारी थोड़ी सोच से अलग जा रहा है। आप लैपटॉप खरीदने गए, आपने लैपटॉप चूज किया। जब आप लैपटॉप चूज कर लेते हैं, सामने वाले दुकानदार को आप बोलते हैं कि आई वांट टू बाय दिस लैपटॉप, वो क्या कहलाता है? पढ़ा हुआ है आपने? जिसने अभी नहीं पढ़ा उनको बता दें, हर एक अपने आप में बेटा टर्मिनोलॉजी है। अब मैं मिक्स करूंगा आपके सिलेबस का और कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। आपने एक लैपटॉप चूज कर लिया, आपने दुकानदार को कहा कि आई वांट टू बाय दिस लैपटॉप, दिस इज कॉल्ड ऑफर, इसे कहते हैं बेटे ऑफर। जब आपने दुकानदार को ये कहा आई वांट टू बाय दिस लैपटॉप, इसका मतलब वो लैपटॉप आपका नहीं हुआ अभी, अब अभी तक उसी का है। आपने उसको कहा है आई वांट टू बाय दिस, अगर उस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बनता है? एग्रीमेंट। क्या बनता है? एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट के साथ इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ डाल देते हैं तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं ये चीज? अगर मैंने सामने वाले को ऑफर किया कि आई वांट टू बाय दिस कार, तो वो बन गया ऑफर। कार वाले कार डीलर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन गया एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस होते ही बन गया एग्रीमेंट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया अभी सिर्फ इतने भर से? नहीं। लैपटॉप या कार खरीदने में अब एक चीज आते हैं कि वो कब बनेगा कॉन्ट्रैक्ट? आप जब उसके साथ एग्रीमेंट में आ जाएंगे, पेमेंट कर देंगे, पेमेंट के साथ उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास आपके हैंडओवर हो जाएंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, तब जाकर वो बनेगा इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तब बन गया वो कॉन्ट्रैक्ट। तो कितनी चीजें मिक्स हुई? ऑफर, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के साथ इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तीन चीजें जब बनी तो जाकर क्या बना? वो कॉन्ट्रैक्ट। और ये फॉलो किसके थ्रू होता है? बाय कंसीडरेशन। कंसीडरेशन वर्ड एक नया आया। क्या लैपटॉप या कार आपको गिफ्ट मिलेगी वहां पर? वो आपसे क्या मांगेंगे? पेमेंट। लैपटॉप के लिए 1,00,000, 1,50,000, 50,000 जो भी डिसाइड हुआ, कार के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख प्लस ऑन जो भी है, जो आपने डिसाइड किया, आप पेमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। समझ रहे हैं बात? अब मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिंक कर रहा हूं। आपने लैपटॉप खरीदा, पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, अब वो भाई साहब आपको लैपटॉप नहीं दे रहे,
तो दुकानदार कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें, आपके घर पहुंच जाएगा, मैंने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया है। कई बार ऐसा भी होता है ना, आप दुकान पर जाएं कि कंपनी के थ्रू आएगा, वो आपको डेमो भी देगा, डेमोन्स्ट्रेशन सब कुछ इंस्टॉल करके जाएगा आपके सामने, सारा कुछ। अब वो भाई साहब आपके पास लैपटॉप लेकर नहीं आ रहा, तो इसे क्या कहेंगे? अरे कोई नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलो, कुछ यहाँ पर जजमेंट नहीं हो रही है, जजमेंट नहीं है, आपने अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। सिविल रॉन्ग हो गया, पेमेंट नहीं कर रहा, या क्रिमिनल रॉन्ग हुआ कि वो ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा? ये अब मैं इसलिए आ रहा हूं, आपको ये देखना है कि क्या आपके राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो सिविल रॉन्ग है। क्या यहां पर आपके राइट्स का हनन हो रहा है? यहां पर उसकी ड्यूटी का हनन हो रहा है, वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, देखो अपने आप को राइट और रॉन्ग होने से बिल्कुल परे कर दो। लॉ बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। जब कोर्ट पहुंचेंगे ना और किसी वकील से मिलेंगे, तो कहेगा मैं इसे बेटा सिविल रॉन्ग प्रूव कर दूंगा, डोंट वरी। एक वकील कहेगा मैं इसे क्रिमिनल रॉन्ग प्रूव कर दूंगा। तो ये इंटरप्रिटेशंस का खेल है, आप उस पर मत जाइए। आप अपने आप को ब्रॉडेड रखो कि आपको क्या दिख रहा है। आपको जो दिख रहा है, आपको सबसे पहले उस पर फोकस करना है। आपको क्या दिख रहा है कि उसकी ड्यूटी थी कि वो मुझे लैपटॉप टाइम पर मेरे घर पर डिलीवर करे। अब वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा, तो दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल ऑफेंस। जब भी ड्यूटी फुलफिल नहीं हो, गॉट दिस पॉइंट? ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हम अगर किसी का एक्सीडेंट करते हैं, हम कहेंगे जी वो ठीक से नहीं चल रहा था, वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन हो तो क्रिमिनल रॉन्ग गया, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सिविल रॉन्ग में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्रिमिनल रॉन्ग में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सिविल रॉन्ग में आपको जो पनिशमेंट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन मिलेगा सिविल रॉन्ग में, और क्रिमिनल रॉन्ग में इन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है? इसको ठीक किया जाए। आपके पेरेंट्स हर्ट मत होना, वो कहते नहीं पढ़ना, बैठ जाओ घर में। पुराना जमाना था ना, लड़कियों को कहते थे घर से बाहर नहीं निकलेगी, आप बैठ जाओ, हमें आपकी शादी करनी है, दैट्स ऑल। पुरानी पिक्चरें अगर देखी हो तो घर से बाहर नहीं जाएगी लड़की, वो क्या था? वो सिविल रॉन्ग था, वो अपने राइट्स फुलफिल नहीं कर रहे थे। आपका राइट था टू गेट द एजुकेशन, और वो उस राइट के बीच में आड़े आ रहे थे उस वक्त के पेरेंट्स, तो वहां पर सिविल रॉन्ग हो रहा। तो वहां पर कोर्ट क्या कहेगा? इनके फादर को 2 साल के लिए जेल भेज दो? नहीं, कॉम्पनसेट। क्या कहेंगे? बच्चे को पढ़ना है, इसको पढ़ने जाने दें। वो ड्यूटी बना देंगे अब उसकी, कि अब अगर बीच में आप टांग अड़ाएंगे तो आपके ऊपर फिर क्रिमिनल ऑफेंस लग जाएगा, अभी आपको इसको पढ़ने देना है। राइट टू एजुकेशन। ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास। छोटे बच्चे को आप देखते होंगे कि 14 साल से नीचे का अगर बच्चा है, उसको कोई काम करा रहा है, तो उसके ऊपर चाइल्ड लेबर का लॉ लग जाता है। वहां पर दो चीजें आ गई, वो क्रिमिनल रॉन्ग भी बना दिया गया है उसे, सिविल रॉन्ग तो वो है ही है। सिविल रॉन्ग क्या है? क्योंकि उसको राइट टू एजुकेशन था, या उसको राइट टू नो लेबर था, कि मैं इस एज में अभी लेबर नहीं कर सकता, तो वो उसका सिविल रॉन्ग हो रहा है। और वो जो दूसरी पार्टी है, वो क्या कर रही है? उसकी ड्यूटी क्या थी? कि वो छोटे बच्चे से जॉब ना कराए, तो वो अपने ड्यूटीज को अनफिल कर रहा है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस भी हो गया। तो इसलिए खेल इंटरप्रिटेशन का है। तो एकदम से ज्यादा जिद में नहीं आना कि नहीं ये तो यही होगा। इंटरप्रिटेशन जो है बहुत वाइड है लॉ। आपके सिलेबस में अभी बस इतना ही से रखेंगे, धीरे धीरे और चीजें इसमें इन्वॉल्व होती रहेंगी। आपके सिलेबस में बच्चों सबको पता होगा क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। 60 नंबर का लॉ, 40 नंबर का बीसीआर। लॉ में आपने क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857।
1872। ठीक है, याद है सबको? अच्छा, दूसरा क्या था? क्या हुआ? चलो कोई नहीं, मैं तभी तो देख रहा था कि आपकी निगाहें कहाँ हैं। हाँ जी, ये सब कुछ ये हमारी क्या है, फोकस रखना है हमें। हमारा जो माइंड है ना, वो अलर्ट रहना चाहिए। एग्जाम में यही होता है। एग्जाम में क्या होता है, पड़ोसी बोलता है अरे नहीं 1872 है, नहीं है 1972 है, लिख दे वही ठीक होगा। मैं कैसे याद कराता हूँ, अभी तो आप 2022 में हैं, ठीक 150 साल पुराना एक्ट है। 150 माइनस कर दो 2022 में से, यू विल गेट एग्जैक्ट 150 साल पुराना है। और 150 साल पहले किसका राज था? ब्रिटिशर्स का। यानी कितना पुराना एक्ट हमें मिला हुआ है, कितना पुराना एक्ट मिला हुआ है। अब बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भाई साहब 1872 वाले क्या कर रहे हैं? आता है क्वेश्चन? बहुत आता था। हमने जब लॉ करनी शुरू की तो हमारे दिमाग में बहुत आया कि ये सर ये तो बहुत गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, इसका नाम ही चेंज कर देना चाहिए था। जो हमने तो ये क्वेश्चन तक करा कि जो 1950 में हमें पुराने एक्ट्स मिले उन सब के आगे 1950 लिख देना चाहिए था, पुराना खत्म। थोड़ी सी स्मेल आती है ना ब्रिटिशर्स की। आजकल तो बच्चे बहुत मॉडिफाई हो गए, हम तो जरा उस वक्त की पैदाइश है ना जब जरा चला ज्यादा चलता था वंदे मातरम वाला। हाँ, तो अभी तो आजकल क्या कुछ घटना घट जाए तो चलता है। तो हुआ क्या कि जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो उस वक्त ये कहा गया कि ये जो एक्ट्स हैं, जो हमारे को जरूरत के एक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट से इंडियन कंडीशन के हिसाब से इंप्लीमेंटेड थे, उन सबको एज इट इज टेक ओवर कर लिया गया। बहुत सारे डिमोलिश भी किए गए। आप देख रहे होंगे मोदी जी तो अभी भी एबॉलिशमेंट पर आ रखे हैं। कितने सारे एक्ट्स, मतलब मैं अगर आप कहो कि सर आप तो लॉ के टीचर हो बता दो लिस्ट, तो बड़ा पॉसिबल नहीं है। सैकड़ों एक्ट्स उन्होंने डिलीट करा दिए, सेक्शंस डिलीट करा दिए बहुत सारे, जो कब के थे? पुराने जमाने के। उन पुराने जमाने के सेक्शंस जिस वक्त आप सुनते भी होंगे बहुत सारे सिविल रॉन्ग से, छुआछूत, इसको टच नहीं करना, उसने टच कर दिया तो 4 दिन तक उसको गांव से बाहर निकाल दिया, कुछ इस तरह की चीजें, वो सब तो खत्म कर दिए गए, है ना। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स ले लिए और उनको कंटिन्यू किया, और 1950 के बाद जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करता गया नए नए एक्ट्स आते गए। लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि आगे आकर इसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए गए और एक नया एक्ट इसमें से बनाया गया अलग करके। याद है किसी को? क्या था? पिछली क्लास में थे मेरे। पार्टनरशिप कब आया था? 1930। बताओ पिछली क्लास में और कौन था? अरे तो पार्टनरशिप तो सबने पढ़ा हुआ है 12th में। बताओ भाई, पार्टनरशिप तो सबने पढ़ा है 12th में, सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। कंपनीज एक्ट कब आया? 2013 में। कब आया? 2013 में। तो पार्टनरशिप कब आया? 19। अरे कोई 30 कह रहा है, कोई 32। 32। ये ध्यान रखना है बेटे। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा था। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक और एक्ट था, दैट वाज सोगा, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सोगा बोलते हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वो आपके कोर्स का भी है फॉर्चुनेटली। वो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हुआ करता था पहले, लेकिन ये इतना ज्यादा वाइड हो गया क्योंकि पुराना जमाना, आपने कभी पुरानी पिक्चरें देखी हो तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में तो बैलगाड़ी पर लोग चला करते थे। बहुत छोटी सी, थोड़ी थोड़ी सी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, बहुत छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। आज आपके सामने ये जो मॉल है, साकेत मॉल या इस तरह के मॉल्स में चले जाओ तो यहाँ पर मल्टीनेशनल लेवल की इतनी सारी कंपनीज के छोटे छोटे आउटलेट्स खुले हुए हैं, कुछ इंडियन आउटलेट्स भी खुले हुए हैं।
आज दिल्ली में जमीन खरीदने जाओ तो दिल्ली में जमीन नहीं मिलती, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रोग्रेस हुई तो प्रोग्रेस के साथ साथ आपकी जरूरतें बदली। जब जरूरतें बदली तो लोगों के एटीट्यूड बदले, और लॉ का मेन काम था लोगों के एटीट्यूड को कंट्रोल करना। आप लोग देखते होंगे, अगर आप कभी किसी सड़क के पास गुजर रहे हैं सड़क से और वहां पर रेड लाइट एक खराब हो, तो वहां लोगों का एटीट्यूड देख लीजिए, है ना। एक दूसरे से एब्यूजिंग वर्ड्स में गालियां चल रही हैं। कोई किसी को, तेरी कार यहाँ से कैसे खड़ी है, मेरी कार यहाँ से निकलेगी, बाइक वाले उछल उछल कर जो क्या बोलते हैं हमारे पेडेस्ट्रियंस के ऊपर से निकल रहे हैं, कोई इधर से कोई उधर से। सारे लॉ 1 सेकंड के अंदर खत्म। तो बेसिकली लॉ का काम क्या था? आपके एटीट्यूड को भी कंट्रोल करना। मेन काम तो आपके एटीट्यूड को कंट्रोल करना था कि नहीं? तो पुराने जमाने में हम लोगों ने बहुत सारे राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ी हैं। तो राजा महाराजाओं के टाइम पर कौन सा रूल होता था? रूल ऑफ किंग। रूल ऑफ किंग था। जो राजा कहेगा वही ठीक है, अब वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो राजा कहेगा वही ठीक है। जब किंग खत्म हुए, और अगर हम किंग से भी ऊपर चाहें, अच्छा चलो एक चीज और, एक और आपसे क्वेश्चन करते हैं, चलो सिंपल जनरल थ्योरी है। किंग से पहले क्या रूल था? किंग से पहले क्या रूल था? एनी आइडिया? नहीं, चलो अच्छा है, कुछ तो बोल रहा है, बोलो। इमेजिन करो, पब्लिक। इन्होंने कहा पब्लिक, उन्होंने कहा गॉड। किंग से पहले क्या रूल था? नहीं, एक रूल था, जंगल रूल। हाँ हाँ, सीरियसली, सीरियसली बेटा, ये लिखा हुआ है। उससे पहले जंगल रूल था। सर्वाइवल रूल जंगल रूल ही तो था। वो अलग है, मतलब उसको आप इससे रिलेटेड कह सकते हो। सबसे पहले जंगल रूल था बेटे। जंगल रूल आया कहां से? लॉयन से। लॉयन का क्या रूल था? क्योंकि उसे पता था कि ताकतवर वही है, वो जिस मर्जी को मार दो खा जो, कोई टेंशन नहीं। वहां से क्या सीखा लोग? लाइन से आगे क्या सीखा? सबने एक चीज सीख ली, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर ये है। तो लाइन से नीचे वाले ने कहा, भेड़िए ने, कि इससे तो कम ताकतवर चलो मैं हूं, मैं भी खाऊंगा। जिसको जानवर खाने की आदत थी उसने अपने से नीचे छोटे जानवर को मारा। तो वो रूल क्या कहलाया? रूल ऑफ जंगल। लायन रूल नहीं कहलाया, वो रूल ऑफ जंगल, जंगल रूल कहलाया। तो जंगल का नियम था कि जो ताकतवर है अपने से कमजोर को मारो, खा जाओ। तो जब उस वक्त, ये जो अब आपने कहा ट्राइब, हमारे उस वक्त की जो ह्यूमन क्रिएशंस थी वो ट्राइबल्स ही कहलाते थे। तब दिल्ली कहाँ रहा होगा, है ना? तब तो एक ही था, जंगल। जंगल के अंदर जो ह्यूमंस थे उन लोगों ने अपने छोटे छोटे कल्ट बना रखे थे। आपने अगर पिक्चरें भी देखते हो तो छोटा सा कल्ट है, उसने अपने लोग इकट्ठे किए और दूसरे कल्ट के ऊपर अटैक, मार दो। सारे मार दिए, जीत गए, अब हम यहाँ के राजा हो गए। फिर दूसरे ट्राइबल पर अटैक। इस तरह से वहां पर क्या था? जंगल रूल। जो ज्यादा ताकतवर वही रूल करेगा, उसे कहते थे जंगल रूल। जब ये थोड़ा सा सिस्टमेटाइज्ड होना शुरू हुआ, सिस्टमेटाइज कैसे? जब आपके ट्राइबल्स जो रूल थे वो बड़े बड़े होते चले गए, जब थोड़ा सा उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब मैं ताकतवर सबसे ज्यादा हूँ, उसके पास एक टीम बन गई जो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार रहते थे। तो राजा क्या करता था, उनमें जो एक लीडर था उसको क्या कह दिया कि चलो, उनको उस वक्त नहीं पता था इसे किंग कहते हैं, लेकिन वो क्या था उनके लिए? लॉर्ड हुआ करता था। अगर आप सुनते होंगे उसको, वो लॉर्ड बोलते थे। ये हमारा भगवान है, ये जो कहेगा वो करेंगे। ऐसा करने से क्या था, वो अपनी टीम के साथ डिसीजन लेता था, आज से ये रूल है। समझ गया? एक छोटी सी स्टोरी है, एक किसी कंट्री की। वहां पर इतना खतरनाक किंग था, उसको सिर्फ ह्यूमंस को प्रताड़ित करने में मजा आता था, टॉर्चर करने में मजा आता था। उसकी जनता उस टॉर्चर से इतना खुश हो गई थी कि वो जितना टॉर्चर करता था वो उसे उतना एंजॉय करते थे। एक रियल स्टोरी बता रहा हूं। उस राजा ने क्या करा, अपने महल की चोटी पर
एक छोटे से कागज में लॉ लिखा, मंडे को जो एक रोटी से ज्यादा खाएगा उसको 50 कोड़े लगेंगे। इतने से कागज पे अपने महल की चोटी पर जो झंडा जहां फहरा रहा था वहां लिख दिया। अब जिसने उससे पूछा कितनी रोटी खाई है, 3, इधर आ जाओ। कितनी खाई है, 3, इधर आ जाओ। लेटो, 50 कोड़े। अब सब पूछ रहे हैं क्या हुआ, वहां लॉ लगा हुआ है, पढ़ कर आओ। पढ़ कर आओ, लिखा हुआ है राजा ने कि जिसने एक रोटी से ज्यादा रोटी खाई उसको 50 चाबुक पड़ेंगे। किंग रूल, ये वहां से बनना शुरू हुआ, लॉ ऑफ किंग। वो धीरे धीरे अपने आप में लॉर्ड, लॉर्ड, किंग, इस तरह से नाम उनको पढ़ने लग गए, वहां से बना रूल ऑफ किंग। रूल ऑफ किंग खत्म किसने किया, ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि कितने साल तक तो आप पढ़ते रहे, ब्रिटिशर्स गए, ब्रिटिशर्स भी अपने साथ कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चलते थे, ये उनकी खैर खासियत थी। वो जो भी करते थे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के बाद हम लोगों पर अप्लाई करते थे। बेसिकली वो चाहे हमारे अगेंस्ट था, लेकिन उनको एक चीज पता थी कि जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हम जब फ्रीडम में आए तो हमें एक चीज तो पता थी, उस वक्त के जो समझदार लोग थे शायद उन लोगों ने मान लिया कि भैया हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आए। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की वो आ रही है कि पीछे से अगर आपको पता हो कि कैसे आया, हम कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे कैसे। आपको पता है कि कोई लॉ कैसे पास होता है। अभी आप लोगों के सामने 1.5-2 साल पहले एक एजिटेशन चला किसानों को लेकर बहुत ज्यादा, उसके अंदर 3 लॉस थे जिनको बाद में मोदी जी ने वापस भी लिया। वो लॉ पास कैसे हुए थे, लॉ लॉ कैसे बने थे, कुछ है आइडिया। लोकसभा में जैसे मान लीजिए, चलो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसमें क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियंस ना हो जाए। मान लीजिए कि आपको एक लॉ बनवाना है, आपको एक लॉ बनवाना है किसी सर्टेन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी लॉ बने हुए हैं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आप किसी भी बात को करेंगे तो पता चला कि लॉ ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन हम मान लेते हैं XYZ कि स्कूल बैग्स को लेकर कोई लॉ नहीं बना हुआ, हालांकि वो एजुकेशन पॉलिसी में बना हुआ है। मैं वैसे कह रहा हूँ एग्जाम्पल कि जो स्कूल बैग का वेट कितना होना चाहिए, बहुत शोर मचता है ना। मेरी बेटियां भी इतना भारी बैग लेकर जाती है कि हमें दे आती है कि इतना बैग कैसे उठाएगी। आप लोगों ने भी उठाया हुआ होगा, सबने उठाया, हमने भी उठाया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, कोई रोकता ही नहीं है। हम लोगों के हाथ में लैपटॉप दे दिया, टीचर के हाथ में, बच्चों के हाथ में दे दो टैब कि बेटा आपको स्कूल ले जाने की, कुछ और जाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों को शुरू से ट्रेन कर दो। ये पेन दे दो कि आपने कुछ लिखना है, टैब पर एक शीट खोलो, लिख लो, सेव कर दो। आपको बुक खोलनी है, टैब में खोलो, इंग्लिश बुक खुल गई, मैथ्स बुक खुल गई, चैप्टर 1 2 इसके अंदर हम सब खोल लेते हैं ना। वाई कांट दे डू थिंग। आज छोटे बच्चों के हाथ में है ना मोबाइल्स। जिसके घर में भी छोटा भाई बहन भतीजा कुछ भी भांजी होगा तो वह देखते होंगे कि आप घर में घुसे अपना फोन दे दो बस। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं कि फोन सस्ता है महंगा है, फोन दे दो बस। सस्ता है तो भी उसमें से गेम ढूंढ लेंगे, महंगा है तो भी उसमें से गेम ढूंढ लेंगे, और आपसे अच्छा, मुझसे अच्छा खेल कर दिखा देंगे। नहीं, अगर वो हमसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर, उस एक्टिविटी को क्यों नहीं ये चेंज कर देते। क्या बुक्स की कॉस्ट हमारे टैब की कॉस्ट से कम है। एक बुक खरीदने जाओ 3-400 रुपए की बुक है, कम से कम 10 बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, तो 2,500-3,000 में तो टैब आ जाएगा एक बच्चे के काम का। लेकिन नहीं, परेशान करना है ना। अब मान लीजिए आप लॉ बनाना चाहते हैं, तो आपका क्या बनेगा। आपने सबसे पहले जो पार्लियामेंट है बेटा, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात बाद में बताता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर कोई मिनिस्टर प्रपोजल रखेगा, आप नहीं रख सकते। प्रपोजल कौन रखेगा, जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर। MP कर देते, चलो मिनिस्टर को भी छोड़ो। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक क्वेरी रखेगा कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुझे दुख होता है, बच्चे जो है इतना भारी भारी बैग लेकर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, कंधे उनके झुक गए हैं, बीमार हो गए हैं, ये है फलाना, कई चीजें बात की जा सकती है। उनकी हाइट छोटी हो रही है क्योंकि इतना वजन
वो अपना कैरी करके चलते हैं। है ये कॉज है, अगर आप साइंटिफिकली पढ़ेंगे दिस इज द कॉज। हम लोगों की अब हाइट कम हो रही है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर वी आर रिड्यूसिंग इन हाइट्स, है ना, छोटी छोटी हाइट हो रही है हम सबकी, जिसकी ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसकी रिड्यूस हो रही है तो समझ लो वो पीछे से गड़बड़ है। अब आपने लॉ बना दिया, लॉ बनाने के लिए एमपी ने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किया, फिर लोग उसको हैंड रेज करके सपोर्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। मान लीजिए उसको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट मिलने के बाद जिस तरह का लॉ आप मांग रहे हैं उस कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को ड्यूटी दी जाएगी। हम किसका मांग रहे हैं, बैग, बैग का कंसर्न किसके साथ हो गया, एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री को बोला जाएगा, इधर आइए, एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया जाएगा। इन एमपी साहब ने एक क्वेरी रेज की है, आप इनके साथ सपोर्ट करें। फिर सबसे सजेशंस ली जाएंगे बेटे, सजेशंस सुन रहे हैं ना सभी लोग ध्यान से। मैं हर बच्चे से एक छोटा सा पैराग्राफ मांगूंगा इसका, जो आज की क्लास हो रही है, कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। ये भी आपका एक कोर्स है ना, इसलिए क्या है ये, बीसीआर में आ जाएगा, पैराग्राफ राइटिंग, यही तो होता है ना। तो एक साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो आप सुनेंगे, बस ये आप गलती कर रहे हैं कि नोट डाउन नहीं कर रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। रजिस्टर अगर आपने खोले हो, कुछ मैंने पॉइंट बोला, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, जिससे आपको स्ट्राइक हो जाए कि सर ने ये बोला था। लिखा हुआ है, गुड। मेरा स्टाइल अलग है ना, धीरे धीरे बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। पहले एकदम से कहूँ सारे रजिस्टर खोल लो, सारे बच्चे बोर हो जाएंगे, अरे सर ने ये क्या कर दिया, क्या ड्यूटी दे दी। होता है कि नहीं, हम जो जितना सुनते हैं क्या आपको उतना याद रह जाएगा, नहीं रह पाएगा, उतना तो नहीं याद रह पाएगा ना, कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद रह जाएगा। अगर आपने छोटा सा पॉइंट लिख लिया कि सर ने ये पॉइंट बोला था, आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से। क्या टॉपिक, अभी क्या बोल रहा था मैं, बताइए। और किस पॉइंट पर थे अभी हम, अभी हम एमपी पर थे। एमपी ने जब सब कुछ अपनी एजुकेशन पॉलिसीज के रिलेटेड अपने बैक से लेकर जो इशू उठाया, तो उस कंसर्न मिनिस्ट्री को इनवाइट किया जाएगा। उस कंसर्न मिनिस्ट्री को ये ड्यूटी दी जाएगी कि भाई साहब इनके साथ कोरिलेट करें और जल्दी से फला फला डेट तक या इतने दिन के अंदर एक रिपोर्ट पेश करें। और वो कंसर्न मिनिस्ट्री जितने भी सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड लोगों की लगी हुई हैं, इंडस्ट्रीज को, अब आप कहेंगे सर इसमें इंडस्ट्रीज का रूल कैसे आ गया, अरे भैया बुक छापती है इंडस्ट्रीज, बैग बनाती है इंडस्ट्रीज, इतने बड़े बैग बनाई क्यों रही हैं, मुझे तो उसमें भी घपला दिखता है कि पहले से ही बैग का साइज बड़ा बना दिया और फिर सबको समझा दिया कि इस बैग को भरवाओ भाई, और बैग को कैसे भरवाओगे, बुक से, तो बुक्स वालों का भला हो गया, पब्लिशर्स खुश हो गए। जरा सी 40 पेज की किताब 250 रुपए की बिक रही है, 40 पेज का फोटो स्टेट कराओ तो 40 रुपए या 2 रुपए के हिसाब से भी करो तो भी 80 रुपए का आ जाएगा। अगर कलर प्रिंट ले लेते हो तो वो कितने की बेच रहे हैं, 250 रुपए की। अगर विश्वास ना हो तो आपके घर में आसपास या आपकी जहां भी कोई छोटा बच्चा जा रहा हो, केजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो देख लेना उसका बुक बैग खोलकर और उसकी बुक का प्राइस पढ़ लेना। बहुत रेयर होगा कि कोई उससे सस्ती मिल जाए, है ना। 250 रुपए को तो आपको समझते नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्रीज को बुलाया जाएगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया जाएगा, एंथुजियास्ट जो लोग होते हैं, जो अपने आप में इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो भी अपने आप में कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप इसके ऊपर अपने विचार रखो। एजुकेशन मिनिस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट स्कूल अथॉरिटीज को इनवाइट करेगी कि आप अपने व्यूज रखें। वो सारे व्यूज आएंगे, हजारों लाखों कितने सारे व्यूज आ जाएंगे, उन सबको असेंबल किया जाएगा। टाइम लगता है, अभी मैंने बोला एक पेज लिखना है, तो आपको एक पेज लिखने के लिए आधा घंटा तो सोचना पड़ेगा, है ना। अब आपके पास 1 लाख व्यूज आ गए, उन 1 लाख व्यूज को पढ़ना और पढ़ने के बाद कंपाइल करना और एक रिपोर्ट तैयार करना छोटा काम तो नहीं है। फिर वो रिपोर्ट रखी जाएगी कहां पर, पार्लियामेंट में, जहां पर एमपीज बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं।
फिर उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल, एक बैक के बेस पर प्रैक्टिकल बता रहा हूं कैसे होता है बेटे। वो जो किसान आंदोलन के अंदर जो 3 बिल बने थे वो कैसे बने होंगे, फिर आप एनालाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बीसीआर के अंदर कि राइट एन आर्टिकल, हाउ डू यू गेट दिस बिल। मान लो है कॉन्स्टिट्यूशन और पूछ लिया कहां पर, बीसीआर में। आप ये तो नहीं कह सकते कि सर दिस इज रॉन्ग, अनफेयर विद अस, कॉन्स्टिट्यूशन बीसीआर में कहां से घुसा दिया। बोल सकते हो, है ना? नहीं बोल सकते। कल ही लॉ का पेपर हुआ है ना, आपके फ्रेंड्स वगैरह ने दिया होगा, कल ही लॉ का पेपर हुआ है। प्लस माइनस कितने सारे आए होंगे, उनसे पूछेंगे तो ये लिखो वो लिखो, आर्टिकल्स आ गए 2-2 लिखने के लिए, आर्टिकल्स लिखो। तो इसलिए इस बार मैं थोड़ा सा डबल गेम खेलूंगा आपके साथ कि इधर आपकी लॉ चलेगी, उधर आपका बीसीआर भी चलेगा, क्योंकि बीसीआर 40 मार्क्स का है। तो बीसीआर में सिर्फ एक बोल दिया जाता है कि इस पैराग्राफ लिखना है। हाँ, या आर्टिकल या पैराग्राफ या बहुत सारी चीजें। दैट्स इट नहीं है बेटा, दैट्स इट मत लगाओ। सीए में दैट्स इट नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है आपके कोर्स में, सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि आप दैट्स इट नहीं लगा सकते। अगर आप ये मुझसे पूछोगे सर बता दो कि आप किस एक्ट्स में से कितने नंबर का पेपर आएगा तो प्लीज गाइड अस, तो आपको कोई भी टीचर गाइड नहीं कर पाएगा, कोई भी टीचर गाइड नहीं कर सकता। अभी कल बच्चों की कंप्लेंट आ रही है कि कंपनी लॉ बहुत ज्यादा पूछ लिया, कंपनी लॉ बहुत ज्यादा पूछ लिया, ऐसा कह रहे हैं। अगली क्लास में पेपर दिखा देंगे आपको। अभी तो बच्चे बिजी है ना, तो इसलिए मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आ जाओ पेपर दे जाओ, है ना। और वो फोटो खींच के भेजने के लिए मैंने भी ज्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि कल फिर पेपर है, तो क्यों उन्हें परेशान करें, परेशान नहीं कर रहे। जैसे ही फ्री हो जाएंगे पेपर लेंगे, आपसे डिस्कस कर लेंगे कि क्या पेपर आया एकदम से करंट में। तो आप एक चीज ये याद रखना कि कोई भी चैप्टर अपने आप में ये श्योरिटी के साथ नहीं आता कि 6 नंबर का आएगा या 26 नंबर का आएगा। चॉइस आती है, चॉइस जरूर मिलेगी आपको। ये बहुत बड़ा आपको बेनिफिट है कि चॉइस आपको जरूर मिलेगी, तो इसलिए ये बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो जब पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी के साथ ये डिसाइड हो गया कि हाँ भाई ये जो लॉ है ये पास हो जाना चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा फिर पास होने के बाद, अपर हाउस में जाएगा। इस दौरान ये जो मैंने बताया कि एक्सरसाइज काफी होती है, कभी कभी कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है कि ये जो पॉइंट्स आपने बोले इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा, लंबी डिबेट चलती है। फिर आपने जो कभी सुना हो कि चलते हैं चप्पल जूते माइक आपस में चल रहे होते हैं, वो उन्हीं डिस्कशन में चल रहे होते हैं कि ये तूने कैसे बोल दिया, ये तूने कैसे बोल दिया। लेकिन समहाउ मान लीजिए लोअर हाउस में पास हो गया, जैसे ही बिल लोअर हाउस में पास होगा तो कहां पहुंच जाएगा, अपर हाउस में। सेम प्रोसेस स्टार्ट अगेन, अब अपर हाउस में स्टार्ट होगा, यही सेम प्रोसेस अपर हाउस में स्टार्ट होगा। पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर डिस्कशंस, फिर सजेशंस, फिर एडिशन, फिर डिलीशन, चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर एक दिन आएगा कि अपर हाउस में भी पास हो जाएगा। अब कहां जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। कौन है हमारी प्रेसिडेंट, पूछा जा सकता है, नो डाउट आईक्यू का पेपर नहीं है, लेकिन समहाउ किसी ना किसी तरीके से खींचतान कर ले आएंगे बीसीआर के अंदर, है ना। बीसीआर इसीलिए बनाया गया है, बीसीआर इसीलिए बनाया गया है कि राइट एन आर्टिकल हाउ टू इलेक्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया। लो जी लिखो आर्टिकल। अब उस आर्टिकल को आप लिख रहे हो और उसमें आपने करंट प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिखोगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, आगे द्रौपदी मुर्मू। इसलिए इन सब चीजों की आपको ध्यान रखना है, अवेयरनेस। आपने जो अब तक इंग्लिश पढ़ी है ना 12th स्टैंडर्ड तक, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, सब 40 नंबर में काम आ जाएगा, आएगा 40 नंबर में ही काम, बस इतना है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया।
बट वैसे 12th में भी कितने नंबर का आता होगा? इतने नंबर का आता होगा अगर हम ग्रामर एंड ऑल सब कुछ लगाएं तो। 10 नंबर 10 नंबर आर्टिकल ना नहीं, कोई भी सारा कुछ मिला लो, टेक्स्ट को छोड़कर सब कुछ मिला लो, टेक्स्ट बुक को छोड़कर बाकी 50 हाँ वही आपस में 40 हो। सीए भी तो है। अब आती है बात, राष्ट्रपति साहब द्रौपदी मुर्मू जो जैसे ही उस पर साइन करेंगे वो बिल क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। अभी तक वो बिल था, अब वो एक्ट बन जाएगा, और वो एक्ट वापस उसी प्रोसेस से नीचे आएगा। पार्लियामेंट उसकी एक डेट फिक्स कर देगी गजट के अंदर कि भाई फला डेट से ये बिल एक्टिवेटेड हो जाएगा, फला डेट से ये बिल एक्टिवेटेड माना जाएगा। उससे पहले वो एक्टिवेटेड नहीं है, बस आपका पास हो चुका है, तो वो डेट जैसी आएगी वो एक्टिवेटेड मान लिया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि हर जगह मैंने बताया कि भाई यहाँ पर इफ एंड बट्स बहुत हैं, तो क्या राष्ट्रपति जी इफ एंड बट्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी जब पहली बार बिल पहुंचेगा उस बिल को रिकमेंडेशंस के लिए लौटा सकते हैं कि मुझे लगता है कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नोटिंग की, क्योंकि उनके पास भी अपनी पूरी टीम होती है और तीनों टीमें डिफरेंट होती हैं। लोकसभा में टीम अलग है, राज्यसभा में टीम अलग है, और प्रेसिडेंट साहब के पास टीम अलग है। कोई टीम मिक्स नहीं होगी। मिक्स होते हैं तो कैबिनेट्स, क्योंकि कैबिनेट तो फिर एक ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती। अब उस सिचुएशन में अगर उन्होंने रिकमेंडेशंस के लिए नीचे भेज दिया तो दोबारा से रिकमेंडेशंस पास होंगे, और रिकमेंडेशंस के बाद फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है रिकमेंडेशन से पहले। रिकमेंडेशन से पहले वो चाहें तो सालों साल उस बिल पर साइन ना करें, और ये राइट मिला हुआ है कि नोबडी विल आस्क द क्वेश्चन, नोबडी कैन, इवन प्राइम मिनिस्टर कांट आस्क एनी क्वेश्चन कि साहब आपने वो साइन नहीं किए। नो, फुल राइट मिला हुआ है। आपको मालूम होगा राष्ट्रपति जी की कार पे कार का नंबर नहीं होता, मालूम है सबको? सिर्फ शेर का लोगो होता है, सिर्फ शेर का लोगो होता है और कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति जी की कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। उनके हाथ से किसी का मर्डर हो जाए, एग्जेम्प्ट द किंग। सेम गवर्नर के साथ भी, अभी गवर्नर पे भी आते हैं, मैंने कहा स्टेट पर भी आता हूँ। लेकिन जब रिकमेंडेशंस के लिए भेजा और रिकमेंडेशंस के बाद फिर वापस लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंचा, नाउ प्रेसिडेंट कंपेल्ड टू साइन दैट एक्ट, दैट बिल। अब वो वेट नहीं करा सकते, अब वो बिल बनना ही बनना तय है। यहां पर सेकंड टाइम में वो बाउंड हो जाते हैं। इसलिए पुराने टाइम के जो राष्ट्रपति जी हुआ करते थे वो बिलों को दबा दबा कर बैठे रहते थे, साइन ही नहीं होने, साइन ही नहीं होने, क्योंकि पहले गवर्नमेंट तो एक ही होती थी ना, है ना, एक ही होती थी। अब जब गवर्नमेंट एक, तो प्रेसिडेंट उनके अकॉर्डिंग चलेगा, ये चीज होती थी। खैर, यहां तो बन गया कि हमारा एक एक्ट किस तरह से बनता है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बेटे पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका क्वेश्चन में आएगा या कोई कोर्स वर्क नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे लास्ट क्लास में आप तो नहीं पूछ रहे हैं, लास्ट क्लास में एक बच्चे ने पूछा था, पर हमें क्यों बता रहे हो? जेन्युइन क्वेश्चन, भाई हम तो सीए कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा क्या लेना था? इज इट? लगता है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा लेना देना नहीं है? आपको तो बहुत ज्यादा है। आप जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से बिल पास होने वाले हैं, या कौन कौन से एक्ट, या कौन कौन से सेक्शंस। ये जो सेक्शंस वर्ड मैं यूज कर रहा हूं बताऊंगा क्या एडिशन हो रहा है, क्या डिलीशन हो रहा है। आप जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं आप, तो क्या 13 से पहले कोई कंपनीज एक्ट ही नहीं था क्या इंडिया में? तो कहां गया और क्यों गया?
वो अपग्रेड होके इतना बड़ा हो गया था। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप पूछ लोगे ना, वो अपग्रेड होकर इतना बड़ा हो गया था, शायद इससे बड़ा ही ना हो गया हो। पढ़ लो, उठता नहीं था वो, मतलब नहीं उठता था सीरियसली, वो इतना वजनी हो गया था। अब मैं आपको कहूं कि पढ़ो बेटा, अब सीए को कहा जा रहा है पढ़ो, निकालो इसमें से कोई सेक्शन हमारी कंपनी के ऊपर जो हमें एग्जामेशन दिला दे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। क्योंकि जब एक बिल पास हो गया, क्या उस बिल को पास करने के बाद हमें लगा कि इस बिल के अंदर कोई करेक्शन होनी चाहिए, तो क्या नहीं कर पाएंगे? तो आंसर है कर पाएंगे। क्या हमें लगता है कि इस बिल के अंदर कुछ एडिशन होना चाहिए, तो क्या हम एडिशन कर पाएंगे? तो आंसर है यस, वी कैन डू। जब कंपनीज एक्ट 2013 बना, तो वो ये मानकर बनाया गया कि जो 1956 है, इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, कि वो इतना भारी भरकम हो गया, उसको रिप्लेस करो यार, ठीक करो, मॉडिफाई करो। क्योंकि वो मोटा क्यों होता गया? मोटा इसलिए होता गया कि जो उसका पुराना जो हमने पार्ट डिलीट किया, वो है तो उसी के अंदर। अब वो तो बाद में पढ़ेंगे डिलीटेड, अच्छा लेकिन है तो सही भाई, है तो उसका पार्ट। तो इस तरह से जो वो डिलीटेड पार्ट है वो सारे हटा दिए गए, वापिस उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया, और रिकंस्ट्रक्ट होने के बाद एक छोटा सा फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया, फिर से वही शुरू हो गया। 13 से लेकर अभी आप 9 साल ही क्रॉस करे हो। अगर सारे अमेंडमेंट्स उठा लोगे तो इतना तो फिर भी हो गया है। पढ़ते रहो। आप एक वर्ड पढ़ते हैं एलएलपी, 12th में भी था शायद थोड़ा सा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, द लेटेस्ट वन 2013 से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन फिर भी लेटेस्ट वन है, आपकी आजादी के बाद वाला है 2008। अभी रिसेंटली चेंजेस हुए। आप सीए इंस्टीट्यूट की बुक्स उठा लोगे ना, हर साल एलएलपी चेंज, हर रोज एलएलपी के अंदर अमेंडमेंट्स। इंस्टीट्यूट गाइड कर देता है कि आपको ये अमेंडमेंट्स पढ़ने, ये नहीं पढ़ने, आपको वो गाइड कर देते हैं कि ये पढ़ने ये नहीं पढ़ने, लेकिन चेंजेस तो हो रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त एक एक्ट बनता है, वो इनिशियल स्टेज पर एक्ट छोटा सा होता है बेटा, उस वक्त जो डिस्कशंस हुए वो डिस्कशंस के बिहाफ पर हो जाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम्स कब आती हैं? प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होता है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन, जैसे ही इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, उसके अंदर एडिशन डिलीशन की बारी शुरू हो जाती है। ये रही बात इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के अकॉर्डिंग, कि हम जब कोई एक्ट बनाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जो एप्लीकेबल होता है, वो हम बनाते हैं कहां पर? पार्लियामेंट में। अब आती है बात स्टेट पर आए, क्या स्टेट को भी राइट्स हैं? क्या स्टेट के पास राइट्स हैं अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाने के? स्टेट को भी राइट है। ये राइट्स, फिर से वही बात, ये राइट्स देता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये अगर एक्ट्स हैं, एक लिस्ट बना दी इन्होंने कि इन लिस्ट को लेकर अगर कोई स्टेट चाहे तो एक्ट्स बना सकता है। यूनियन यानी इंडिया को लेकर एक लिस्ट बना दी कि एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट है, आप एक्ट्स बना सकते हैं। ये भी कह दिया गया कि स्टेट के अंदर कोई भी एक्ट बनेगा तो वो यूनियन को सुपरसीड नहीं कर सकता, क्योंकि सुपरसीड कौन रहेगा? यूनियन वाला। एजुकेशन पॉलिसी कौन ड्राफ्ट करेगा? सेंटर। उसी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर स्टेट अपना कोई बोर्ड बनाना चाहती है तो बना सकती है। आप सुनते भी होंगे, सीबीएसई तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन स्टेट बोर्ड करके आप सुनते होंगे, हो सकता है आप में से कोई पढ़ा भी हुआ हो। यूपी बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है, वो स्टेट बोर्ड्स होते हैं। दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है अपना एक स्टेट बोर्ड बनाने की, केजरीवाल साहब तो हमेशा अलग ही करते हैं, तो वो अपना एक स्टेट बोर्ड लाने वाले हैं। वो कह रहे हमारा भी एक बोर्ड आएगा, दिल्ली बोर्ड। चलो अच्छा है, दिल्ली वालों को कुछ तो मिले, इसमें भी कोई शक नहीं। यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सुनते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एजुकेशन के अंदर आती है, लेकिन इसको बटा हुआ है कि कुछ कॉलेजेस
दिल्ली के पास है और कुछ कॉलेज सेंटर के पास है। ये सब कौन डिसाइड करता है? एजुकेशनल जो भी हमारी पॉलिसी है वो। अभी आपको सर ने भी मैसेज डाला था 2 दिन पहले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। क्या वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन मिनिस्टर का दिल करा होगा, उसने ला दिया होगा? कब से सुन रहे थे हम? मेरे को तो इतने साल हो गए, ये भी आदमी के कब से सुन रहे थे एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बोल बोल के सुन के हम भी थक गए हुए, नहीं आनी कोई, ऐसे है ही नहीं कोई पॉलिसी। हम तो ये सोचने लग गए थे। हाँ मतलब थक गए। हर साल हर साल हर साल 8 साल तो मोदी जी को ही हो गए, 8 साल से तो वैसे ही सुन रहे थे हम। अब सुमित सर ने आप सबको मैसेज डाला अभी 2-3 दिन पहले कि इम्प्लीमेंट हो गई। कैसे हुआ होगा? पास करवाया होगा, अमेंडमेंट हुआ है ना, ये तो सब कुछ चेंज हो गया। तो कुछ पता नहीं 5+4+4 या समथिंग लाइक दैट है, कुछ ऐसा बनाया उन्होंने सिस्टम। तो पास हुआ, पार्लियामेंट से पास हुआ और वो नई पॉलिसी आ गई, नई एजुकेशन पॉलिसी। सब कुछ पार्लियामेंट के थ्रू चलेगा। अब आप सीए बनेंगे, आप एक हर सीए किससे कंसर्न रहता है? इंडस्ट्रीज। पैसा कहां से आएगा आपके पास? इंडस्ट्रीज के तो आएगा। इनकम टैक्स रिटर्न से थोड़ी उतना कमा लोगे जितना इंडस्ट्रीज से कमाओगे। सीए का मेन रोल क्या है? ऑडिट। मेन रोल तो आपका ऑडिट रहेगा। ऑडिट किसका करेंगे आप? कंपनीज का। कंपनीज का ही तो होगा। कंपनीज का ऑडिट करेंगे, आपको फीस मिलेगी। जितना आपके पास इंडस्ट्रीज का कांटेक्ट बनेगा, आप उतने ज्यादा ग्रो करेंगे। और किसी डायरेक्टर ने आपको बुला लिया कि आइए सीए साहब जरा बैठ के डिस्कस करना है, हमें एक ये काम करना है, जरा बताइए। तो आप क्या कहोगे? नो 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 नो, ऑडिट कर देंगे, ये नहीं करेंगे। कह पाओगे? तो आपको तो लॉ पता होना चाहिए। आपको तो लॉ पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं, जब ऑडिट करने जाओगे आपको लॉ नहीं पता होगा तो आप ऑडिट कैसे कर पाओगे? ऑडिट की अपनी गाइडलाइंस है। उन गाइडलाइंस को इंडस्ट्रीज के जो रिस्पेक्टिव उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, एक कोरिलेशन बनाया गया, उन दोनों की कोरिलेशन के साथ आप ऑडिट करेंगे, है ना। जैसे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल अपना सिंक्रोनाइजेशन करेगा, तभी तो आपको एजुकेशन मिलेगी, तभी तो आपको डिग्री मिलेगी, तभी तो आपको क्वालिफिकेशंस मिलेंगी। यही बात जब सीए बन जाएंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है लॉ। जिस तरह से हमने सेंटर का ये डिस्कस किया, यही सेम डिस्कशन चलता है स्टेट में। जैसे सेंटर का माई बाप राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट साहब, स्टेट का गवर्नर। दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है, ऐसी और भी टेरिटरीज हैं। यहां पर कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। दिल्ली में आप सुनते होंगे एलजी, एलजी वर्ड यूज होता है। स्टेट को मिलता है गवर्नर, यूनियन टेरिटरीज को मिलता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है जी। और सेंटर के पास हो गया प्रेसिडेंट। वहां पर गवर्नर के, जब भी कोई स्टेट का लॉ बनेगा तो गवर्नर के साइन होंगे, विधानसभा में पास होगा, पहले उसकी अपनी असेंबली के अंदर, फिर उसके विधानसभा में, उसके बाद गवर्नर के पास। वही सेम प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है जी। ये तो रहा आपका कि एक्ट कैसे आता है। अब छोटा सा आपका सिलेबस का पार्ट। हम बेटे 5 आपके साथ एक्ट्स पढ़ेंगे लॉ के अंदर। सबसे पहला आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 150 साल पुराना। सेकंड नंबर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसी का पार्ट था पहले कभी, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था पहले कभी, लेकिन इतना ज्यादा 30 में मॉडिफिकेशंस हुआ, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको नहीं संभाल पा रहा, तो उसको साइड कर दिया गया, इसी में से निकालकर अलग बना दिया गया, उसे बोला गया सूगा 1930। उसके बाद फिर से अटैक हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, और 32 में पार्टनरशिप एक्ट के नाम से, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से अलग से एक एक्ट बना दिया गया। किसमें से निकले दोनों एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये ध्यान रखना, ये 3 एक्ट हो गए, और तीनों एक्ट आपके आजादी से पहले के।
पार्टनरशिप एक्ट 1932। तीनों एक्ट आजादी से पहले के हैं। उसके बाद हम आते हैं एलएलपी पर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज तो बहुत सारे एक्ट्स हैं। एलएलपी आया 2008 में। क्यों आया, बस ये पूछ रहा हूँ। एलएलपी थोड़ा सा बड़ा सा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाता है इसमें कि क्यों आया, क्या जरूरत थी एलएलपी को लाने की। बढ़ने लग गई थी लाइबिलिटीज। वेरी गुड। लोगों के घर बिक जाते थे। ये क्यों बिक जाते थे? लाइबिलिटी बढ़ने नहीं लग गई थी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई थी। लाइबिलिटीज अनलिमिटेड थी। आपने पार्टनरशिप एक्ट जो पढ़ा, उस पार्टनरशिप के अंदर आपको पता होगा कि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज जो थी अनलिमिटेड थी। जैसे सोल प्रोप्राइटर था वैसी पार्टनरशिप थी, कोई फर्क नहीं था। सोल प्रोप्राइटर में आज भी, पार्टनरशिप में आज भी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। लेकिन जब लोगों को समझ आ गया, जब हर घर में बच्चा हो गया एक सीए या लॉयर, तो उसने समझाया पापा मम्मी को कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप मत चलाओ। किसी दिन प्रॉब्लम हुई तो घर गया, उन्होंने कहा बेटा क्या करें, तो उन्होंने कहा अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो ओपीसी बनाओ, 1% कंपनी। वो अगले साल पढ़ेंगे इंटर में। और अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हो तो एलएलपी बना लो, सेफ हो पापा, घर सेफ है हमारा। हाँ बेटा। सर अगर किसी फर्म पे अगर प्रेजेंट में कोई लायबिलिटी है, तो जब वो एलएलपी में कन्वर्ट होगी तो उसको पहले लायबिलिटीज पे करनी पड़ेगी या फिर मतलब सीधा कर सकते हैं? बेटे सारा प्रोसेस आएगा, वो सब सिखाएंगे। इस तरह से नहीं कर सकते कि अगर उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो वो कैसे बन जाएगा। उसको पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, उन्हें उस चीज के अंदर ढालना पड़ेगा। पुरानी लायबिलिटीज पे क्योंकि पुराना तो एक्चुअली पुराना तो टेक ओवर ही नहीं होगा ना, बनेगी तो नई। अब नई के अकॉर्डिंग बताओ क्या कर रहे हो, तो अपने आप को आपको पुराने का सोल्यूशन करना पड़ेगा कि जी हम इसका ये करेंगे, ठीक है आ जाओ, इस तरीके से। अब आती है बात हमने क्या कहा कि इनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड थी, तब जाकर वो बनी एलएलपी 2008 में आकर, जब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर कुछ भी लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मिस हैपनिंग हो रही है, उस चक्कर में उस बेचारे की पर्सनल फैमिली तक सफर करती है। तो वाई पर्सनल फैमिली बीइंग सफर्ड? एक बिजनेसमैन के साथ कुछ गलत हो रहा है, ऊंच नीच हो रही है, चाहे उसकी गलती से चाहे किसी वजह से, उसका खामियाजा फैमिली को तो नहीं भुगतना चाहिए। तब जाकर उन्होंने कहा एलएलपी लाओ 2008। अगर मैं क्रिटिसिज्म भी कर रहा हूं साथ साथ, 47 2008 कितने साल लग गए, अब तक कितने लोग बर्बाद रहे हो चुके होंगे, आप सोचो 2008 तक कितने लोग बर्बाद हो चुके होंगे। तब जाकर गवर्नमेंट को लगा कि 2008 लाना चाहिए। 13 की मैंने स्टोरी सुना दी। 5वां एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी कि इतना ज़्यादा हो गया था, इतनी खिचखिच हो गई थी कि उन्होंने कहा कि इसको अच्छा है कि हटा ही दिया जाए और दूसरा बनाया जाए। तब जाकर कंपनीज एक्ट 1956 को रिमूव करके 2013 को लाया गया। ये 5 एक्ट्स आपको बेटे पढ़ने हैं। दूसरी तरफ 40 मार्क्स की आपकी बीसीआर है। बीसीआर में 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी आते हैं, पैराग्राफ्स राइटिंग, आर्टिकल्स, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी आती हैं। थोड़ा प्रैक्टिस है आपका ग्रामेटिकल का, वो आपको बड़ा फोकस करना पड़ेगा। पुरानी बुक्स ग्रामर की कुछ भी बात फेंकिएगा, संभाल कर रख लीजिएगा, हो सकता है काम आए। ठीक है जी। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग, मैं आपको देता रहूँगा, मेरे पास छोटे छोटे हैंडआउट्स है। ये फर्स्ट चैप्टर जो आपके फर्स्ट यूनिट जिसे आप कहते हो, जिसका नाम उन्होंने रखा है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा रहेगी बुक ही बेस बेटा मेरी, पहले बता दो। ज़्यादा हाथ पांव इधर उधर मारने से अच्छा है सीए की बुक पर फोकस्ड हो जाओ। मैंने जो भी आपको दिया है नटशेल बुक से ही दिया है। इतना एश्योर कर देता हूँ 101% कि ये पूरा बुक की ट्रू कॉपी है। छोटा कर दिया है बहुत, क्योंकि बुक में कई जगह रिपीटिशन होता है,
कई जगह अननेसेसरी भी लिखा होता है, क्योंकि उन्हें एक्सप्लेन करना है ना, वो एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको वर्बली बता दूंगा लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने हटा दी। तो अगर आप देखेंगे आपका यूनिट 1 लाए हो कोई बुक, देखो कितने पेज की है। है आइडिया? हमने 17 पेज में बना दिया मैंने आपके लिए। एक मेरी और सजेशन है आप लोगों से, राइटिंग वर्क जरूर करना बेटा, नोट्स जरूर बनाना। यस सर। इसको कहानी में मत लेना, हालांकि मैं इस बार शुरू से ही छोटे छोटे टेस्ट लेता रहूंगा, जिसकी वजह से अपने आप आपके नोट्स बन जाएंगे। जैसे ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होगा, हमने एक छोटा सा टेस्ट ले लिया। ये चैप्टर 1 को भी मैंने 3 पार्ट में बांटा है, इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, टेस्ट ले लिया, अपने आप आपके नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन टेस्ट का मतलब ये नहीं कि नोट्स उसी को मान लें, नोट्स अलग से बनाते रहना। जब एग्जाम डे आपको एक छुट्टी जरूर मिलती है, लेकिन एक बार पूरी लॉ की बुक के कंटेंट को देख लेना, बीसीआर के कंटेंट को देख लेना, फिर आप ये सोच कर देखना कि एक दिन की छुट्टी में वो कंप्लीट रिवाइज नहीं हो पाता बेटा। मैं पहले ही अलर्ट कर रहा हूं, बच्चों की बहुत क्वेरीज आई कि सर कैसे करें, और छोटा करा दो, और छोटा करा दो, इतना सारा कैसे याद करें। ऑल्दो 12th में आप सब अच्छे पढ़े होंगे, अच्छे से सब कुछ याद किया होगा, इंटेलिजेंट रहे होंगे, लेकिन बेटा सीए की जो स्टडी है थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जिसको लगता हो कि वो पहले से बहुत इंटेलिजेंट था, या जिसको ये हो कि मैं पहले इंटेलिजेंट नहीं था, वो दोनों के दोनों अपने आप को ये मान लें कि वी आर एवरेज स्टूडेंट नाउ। अपने दिमाग से डल और इंटेलिजेंट वाला कॉन्सेप्ट निकाल दें, अब सभी लोग अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानना, और उस एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से तैयारी शुरू करना, और फिर ये सोचकर चलना कि अब मुझे अपने लेवल को उठाना है। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है सीए के अंदर, जो 12th में तो टॉपर्स थे, लेकिन सीए फाउंडेशन नहीं निकाल पाए। मैं कोई उनको कटाक्ष नहीं कर रहा, कोई उन पर कमेंट नहीं कर रहा, मुझे बहुत सिंपैथी होती है उन बच्चों के साथ, सभी के साथ जो नहीं निकाल पाता। हम तो चाहते हैं सारे बच्चे पास हों, लेकिन बेटा रिजल्ट इतना पुअर है 26%। अब आपको उस 26% में शामिल होने की तैयारी करनी है। 26%, 30%, 35%, 36%, कभी कभी बहुत ज्यादा भी आ जाता है, एक बार तो 40% भी आया हुआ है। तो हमें तो उस पासिंग रेट में शामिल करना है ना, तो हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है। मैं फिर इसीलिए आपको, क्योंकि अभी कल ही पेपर हुआ है, आई यूज टू गो ओवर द सेंटर, बच्चे शुरू हो जाते हैं देखते कि सर ये बता दो, सर ये बता दो। मैंने कहा सॉरी, कुछ मत पूछो, आराम से बैठो चुपचाप, बिल्कुल माइंड को साइलेंट कर लो, कंट्रोल करो, क्योंकि उस मोमेंट पर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड पहले से ऐसा रखना है कि लॉ आपके हाथों में रहे, टिप्स में रहे। कितनी सारी चीजें याद करनी है, देखो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले बात, हर चैप्टर के अंदर जो भी एक मेन कंटेंट है उसके अपने पॉइंट्स होते हैं, आपको पहले तो पॉइंट्स याद करने हैं। उन पॉइंट्स के अपने सेक्शंस होते हैं, अभी सेक्शन रह गया था, सेक्शन पे डिस्कस करूंगा, सेक्शंस याद कर रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पर केस स्टडीज हैं उन सेक्शंस के साथ, वो याद करनी है, तब जाके एक कंपाइलेशन ऑफ आंसर तैयार होता है। हर जगह नहीं है केस स्टडी, लेकिन फिर भी बहुत जगह है। सेक्शंस तो ऑलमोस्ट हर जगह ही है। 3 पार्ट में बांटा है, देखो मैंने, पहले मेन पॉइंट्स, जब भी कोई याद करते हैं आपके पास, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या क्या 6 पॉइंट थे सेक्शन 10, याद है? कौन था लास्ट क्लास में? अरे आप थे, सेक्शन 10 भूल गए? 10 था भाई, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। अभी एक रफली आपको बताएंगे कि क्या है, अभी चिंता ना करो, वो आप समझो मैंने नहीं पढ़ाया, वो तो उनसे पूछ रहा हूँ कि अब आए थे तो
पूछेंगे ही ना, थोड़ा बहुत तो पूछते रहना चाहिए, इंटरेक्शंस करते रहूंगा, आप लोगों के साथ भी करते रहूंगा, तो बी अलर्ट। क्लास में आएंगे तो थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज करके भी आना है, एकदम ब्लैंक होकर नहीं आना। किसी की क्लास मिस हो गई तो ये अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देगा मेरी क्लास तो मिस हो गई थी। प्लीज अपडेट। मैं अपने यूट्यूब अकाउंट शेयर कर दूंगा आपसे, यूट्यूब चैनल। पिछली 2 क्लासेस हुई हैं, वो 2 क्लासेस में उसमें डाल चुका हूँ। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इस क्लास को भी डाल दूंगा, ऑल्दो इसमें कुछ समझाया कुछ भी नहीं है। पिछली क्लास में तो फिर भी मैंने समझाया था। अभी था कि आज काफ़ी सारे बच्चे नहीं दिखे, तो मैंने कहा पहले इंटरेक्शन कर लें लॉ के बारे में, और वो डिस्कस करा के भेजूंगा। सिर्फ ये सोचकर कि वो भी अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा अगली क्लास से ही, लेकिन आज इतना जरूर करा के भेजूंगा जिससे कि आपको लगे कि याद कुछ करना है। तो बेटा लॉ के लिए आपको जो मैंने कहा कि इन चीजों में आपको अलर्ट रहना है कि पहले पॉइंट्स याद होने चाहिए, पॉइंट्स के बाद सेक्शन, सेक्शंस के बाद केस स्टडीज। इसी हिसाब से मार्क्स की सेग्रीगेशंस हो जाती हैं। किसी ने तीनों मेंशन किए, उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। किसी ने पहले 2 किए, थोड़े से कम हो जाएंगे। किसी ने सिर्फ पहला पार्ट किया, और कम हो जाएंगे। और किसी ने तीनों ही नहीं किया तो 0 आ जाएंगे। कई लोग कहानियां लिखते हैं, मैं टेस्ट लेता हूँ ना बच्चों से, अब आप ही लोग होते हो, ऐसी बात नहीं है। आ जाते हैं सर आज याद नहीं किया, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कितना याद है। वो मेरे टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितना याद है। अरे मैंने कहा भाई अब मेरे साथ क्यों टॉर्चर कर रहे हो, है ना। अब मुझे तो पढ़ना है, अकाउंट्स तो है नहीं कि एक क्वेश्चन चेक कर दिया, टिक लगा दिया, उसके बाद बस ये देखना है कि ये लिखा है कि नहीं लिखा। जो चीज़ पढ़नी है वो तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, और पूरी पढ़ने से मैं भी घबरा जाता हूँ फिर क्योंकि मेरे दिमाग में तो सब कुछ जा रहा है मतलब जो ऐसा भी लिखा है जो इरेलीवेंट है वो भी जा रहा है, कि पता चला रात को मैं ही लॉ भूल गया, मैं पढ़ा क्या था यार, तो सारा बच्चों का जो लिखा हुआ था वो याद हो गया, अपना भूल गया। तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके लिए भी अलर्ट रहना है कि रेलेवेंट लिखना है भाई, याद करना। टेस्ट शुरू से लेता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको लॉ अच्छे से याद हो जाए, आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई लॉ टफ लग रहा है, टफ नहीं लगने देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अभी मैंने जैसे आपको छोटा सा डिस्कस किया था, एक था ऑफर, एक था एक्सेप्टेंस, एक था एग्रीमेंट, एक था कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ तो क्या बना एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ लगी तो क्या बना कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैं भी वो डिस्कस नहीं कर रहा कि मैं जो आपको चाहता हूँ याद कराने वाला पोर्शन जो आपको देना चाह रहा हूँ, जिससे आपको आज का लगे कि क्लास का कुछ होमवर्क मिला है, वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेटा। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। सेक्शन 10 के नाम से बड़ा फेमस रहता है, आपसे वो कह सकता है कि राइट डाउन द एसेंशियल ऑफ सेक्शन 10। अब किसी को सेक्शन 10 याद नहीं है तो वो तो लिख ही नहीं पाएगा, है ना। सेक्शन 10 से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो हमें याद रखना है कि सेक्शन 10 क्या है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये भी ध्यान रखना है, एक सेक्शन 10 अगर कॉन्ट्रैक्ट के पास है तो वही सेक्शन 10 वैसा ही लेकिन कुछ और कंटेंट के साथ पार्टनरशिप भी लेके बैठा होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लेके बैठा होगा, कंपनीज एक्ट भी लेकर बैठा होगा। तो सेक्शन 10 अपने आप में क्या है, सेक्शन 10 है कि जब एक्ट बन रहा था पॉइंट्स को पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 नाम से फोकस किया गया, लेकिन उसको नाम क्या दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। कुछ कॉमन बात बता देता हूं, सेक्शन 1 हर एक्ट का मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ एक एक्ट्स में थोड़ी सी दुविधा है। हर एक्ट में सेक्शन 1 अपने आप को डिफाइन करता है। अपने आप को मतलब क्या, सेक्शन 1 डिफाइन करेगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, उसमें बताएगा कि एप्लीकेबल कहां कहां है। पुराने जमाने में जब मोदी जी ने धारा 370 आर्टिकल 370 हटाया, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब तो आर्टिकल 370 हट गया। अब ये कहां पर एप्लीकेबल हो गया, ऑल ओवर इंडिया। पहले लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, आज वो हट गया क्योंकि हमारे इंडिया के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क होता था, जम्मू एंड कश्मीर।
अब हर जगह से हट गया। तो वो क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, तो इसका मतलब क्या, वैलिड का दूसरा ऑप्शन भी है, यस, इनवैलिड, वॉइड। इनवैलिड का दूसरा नाम वॉइड। यानी इनवैलिड का मतलब क्या, जहां पर हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ नहीं करता, उसको कह देते हैं वॉइड। यानी ये जो 6 पॉइंट्स अगर फुलफिल नहीं हो रहे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर प्लस एग्रीमेंट, सॉरी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्या सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, मेन कंटेंट, एग्रीमेंट। इन्होंने दो अलग अलग कॉलम्स में चीजें समझाई हैं, आपकी बुक ने ही, मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया। पहले लिखा है एज गिवन बाय सेक्शन 10, ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो लॉ कहता है, जो सेक्शन 10 कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। लेकिन इस तरफ कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं दूसरे कॉलम में, ये एक्ट नहीं कहता, ये लॉ नहीं कहता, लेकिन ये क्या, कौन कहता है, जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते चले गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वेरिएशंस को पढ़ते चले गए, उस प्रैक्टिकल क्राइटेरिया में ये निकल कर आया कि ये भी बहुत जरूरी है, ऑल्दो नॉट डिफाइंड इन सेक्शन 10। सेक्शन 10 तो कंपलसरी है ही है, मैंडेटरी है वो तो, लेकिन उसके अलावा ये 5 भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो सेक्शन 10 इनके बारे में नहीं बताता, लेकिन इनडायरेक्टली बताता है। अब देखो इनडायरेक्टली कैसे मैं कोरिलेट करूंगा। एग्रीमेंट, आप लोग लैपटॉप खरीदने गए, किससे, दुकानदार से गए ना। आपने ऐसे तो नहीं कहा माई सेल्फ योगेश गुप्ता कि योगेश गुप्ता ये लैपटॉप अपने आप को बेच दे, बोला है कभी, नहीं बोलते ना। आपने पढ़ा भी होगा बिजनेस के अंदर, यू कांट मेक सेल टू योर सेल्फ, वो ड्राइंग्स कहलाती है, उसको सेल नहीं कहा गया, बिकॉज ऑनर अपने आप को अपना गुड्स बेच ही नहीं सकता। प्रॉफिट कंटेंट उसके अंदर काउंट ही नहीं होगा। ड्राइंग्स भी किस पर आता था, याद करो, एट कॉस्ट आता था। अगर आप गुड्स टेकन ओवर कर रहे हो तो वो किस पर होता था, एट कॉस्ट, यही था, क्लियर। इसका मतलब एग्रीमेंट में अपने आप से नहीं कर सकता, तो मुझे एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए, वन मोर पार्टी। तो इस तरफ क्या लिखा है, पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एग्रीमेंट अपने आप बोल रहा है, लिखा नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट तो होता ही बिटवीन 2 पार्टीज है। तो एसेंशियली तो एग्रीमेंट लिखा है कि एग्रीमेंट मस्ट बी देयर, और अनएसेंशियली क्या कह दिया कि 2 पार्टीज, तो वो इसी का ही पार्ट हो गया ना। 2 याद हो गए, इस तरफ एग्रीमेंट और उस तरफ 2 पार्टीज। हाँ जी, हो रहा है यार, अब तो चार्ज रहे क्या हुआ, तबीयत ठीक है, पक्का, तो शांत लग रही है बहुत ज्यादा। सेकंड, फ्री कंसेंट। क्या होता है बेटा ये फ्री कंसेंट, क्या मैंने आपको फोर्सली पढ़ा रहा हूँ, क्या सुमित सर ने आपको जबरदस्ती पिस्टल के जोर पर बैठो सीए करके जाना है, कहा है क्या ऐसा, नहीं कहा। इवन आपके पेरेंट्स ने भी नहीं कहा होगा। कुछ के पेरेंट्स बाई चांस बोल देते हैं कि बेटा प्लीज सीए कर ले, है ना, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, कुछ के, सबके नहीं, कुछ के। लेकिन फ्री कंसेंट कहता है आप खुद से एग्रीड होने चाहिए। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन है कि फ्री कंसेंट किसे कहा जाता है, मैं वो भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं चाह रहा हूं कि आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि जो आप कर रहे हैं अपनी खुद की इनर एक्सेप्टेंस के साथ, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। फोर्स करने के कई तरीके होते हैं, वो पढ़ाएंगे हम। तो पहला आज का, फ्री कंसेंट बिटवीन द
बोथ द पार्टीज। जब आप लैपटॉप खरीदने गए होंगे तो दुकानदार ने नीचे से गन नहीं रखी होगी, खरीद लो मैडम चुपचाप से 55,000 रुपए दे दो और लैपटॉप ले जाओ। नहीं कहा होगा ना, फ्री कंसेंट। नहीं, आपने कहा होगा कि दे रहा है कि नहीं, फ्री कंसेंट। ठीक है, कोई फोर्स नहीं रही होगी उसके अंदर। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इस तरफ देखो, जब फ्री कंसेंट होगी तभी तो आप लीगली चल रहे हो। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वहां पर तो लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन ही खत्म हो गई। हम तो वहां पहले ही क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। अगर मैं आपको फोर्स कर रहा हूं तो क्रिमिनल ऑफेंस तो वहीं कर रहा हूं। तो मेरी लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन कहां रही वहां पर। इसका मतलब अगर फ्री कंसेंट है तो फ्री कंसेंट के साथ साथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो होगा ही होगा। ठीक है ना। थर्ड क्या है, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज। पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी। मैंने अभी आपसे सबसे पहले छूटते ही क्या पूछा था, सारे 18 साल के हो। अब डांट सकता हूं, मजाक कर रहा हूं। 18 साल के बच्चे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं बेटा। आप 18 साल से जस्ट एक दिन पहले होते तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते थे, वो इनवैलिड हो जाता एज पर लॉ। लॉ कहता है। जो चाइल्ड आर्टिस्ट आप टीवी में देखते हैं, पेरेंट्स साथ जाते हैं, एग्रीमेंट पेरेंट्स साइन करते हैं, बच्चों से साइन नहीं कराते। पता है फंस जाएंगे, कोर्ट पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं। मैंने तभी तो कहा आप 18 साल के हो गए, अब आपके पेरेंट्स आपको भेज सकते हैं कार खरीदने के लिए। 18 साल से पहले भेजते ही नहीं, कार डीलर ही हाथ जोड़ देता, सॉरी हम आपको नहीं कार बेच सकते। हमने आपको कार बेच दी और आपने कार ठोक दी, किसी को मार मोड़ दिया तो हम और फंस जाएंगे। क्योंकि एज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, अभी भी 18 साल के लड़के एक जगह बाउंड हैं जब तक वो 21 के नहीं हो जाएंगे। वो मैरिज एक्ट के अंदर आ जाता है कि वहां पर मेल्स का 21 ईयर ओल्ड होना बहुत जरूरी है। ड्रिंकिंग भी 21। अच्छा, वो केजरीवाल साहब ने कर दी। पहले तो और भी ज्यादा थी, पहले 25 साल थी। वो केजरीवाल साहब चाहते हैं ना कि बच्चे ज्यादा एंजॉय करें। या वो मजबूरी समझते हैं, अब पता नहीं, चलो जो भी है, ज्यादा इंटेलिजेंट है हमसे तो। खैर कोई नहीं, इससे प्रूव होता है कि आप सबने वोट दिया है, जिता दिया है कि उन्होंने जो स्कीम लाई वो अच्छी लाई। अब आती है बात फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। वो ऊपर की दोनों चीजें एक साथ है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिल ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या सिर्फ इतना भर कर देने से कि मैंने पेमेंट की और मैं कार की चाबी ली, कार स्टार्ट करके आ गया, क्या वो कार मेरी हो जाएगी? मैं 18 का हूं तब भी नहीं होगी ना। लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कार के, इंश्योरेंस होगा, रोड टैक्स पे होगा, मेरे नाम से कार की कॉपी निकलेगी कि ये कार के ऑनर योगेश गुप्ता हैं। तब तक, जब तक कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती, मैं कार का लीगल ऑनर नहीं बनूंगा। हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन ये हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन ये लीगल फॉर्मेलिटीज कई जगह बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। जैसे बैंक में अकाउंट खुलना, आप बैंक में अकाउंट खोलेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या उसके बिना खुल पाएगा? नहीं खुल पाएगा। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाना चाहते हैं, अब 18 के आप हो गए हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्या आपके नाम पर पेपर ट्रांसफर हुए बिना आप घर के अपने आप को ओनर मान सकते हो? नहीं, लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी है। लेकिन अलग से आया, ये सब कब पता चला? बाद में। ये सब कब पता चला? बाद में। लोगों ने क्या करा,
पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, हाँ भाई घर बेचता है, हाँ जी ये पकड़ 2 लाख, चल भग जा रास्ते से मेरा, रहने लग गए, घर उनका हो गया। पुराने जमाने की बात है। आज नहीं हो सकता, बिजली का मीटर नहीं लगवा पाएंगे अपने नाम पर। वो कहेगा दिखाइए जी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स पर लिखा है XYZ और योगेश गुप्ता क्लेम कर रहा है कि मेरे नाम से मीटर लगा दो। लगाएंगे वो? लगाएंगे ही नहीं। तो कहेंगे जी बिल्डिंग किसकी है जी, XYZ की, उसी को बुलाओ। तो लीगल फॉर्मेलिटीज के बिना नॉट पॉसिबल। आप लोग मोबाइल खरीदते हो छोटा सा, 10,000 रुपए का भी अगर आप मोबाइल खरीदते हैं ना, आपको उसके अपने नाम पर बिल बनवाना पड़ेगा। बिना बिल के लिए मोबाइल खरीद लिया और बाय चांस वो चोरी का हुआ तो कौन सा ऑफेंस हो गया? क्रिमिनल ऑफेंस। ड्यूटीज फुलफिल नहीं किया आपने, ड्यूटीज फुलफिल नहीं किया आपने। ठीक है जी, 6 याद हो गए। सीक्वेंस में पहले वही याद करने हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट है, सेकंड नंबर पे फ्री कंसेंट। नहीं एग्रीमेंट उसको नहीं, पहले वही याद करना है, ये बाद में करेंगे। एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है पार्टीज का। कॉम्पिटेंट आप समझ गए। दूसरा एज हो गया ये। दूसरा, एक भाई साहब नशे में धोते हैं, आप गए उनके पास, ले भाई साइन कर तेरे पेपर, आपने साइन करा लिए, जेब में 500 का नोट डाला, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी, है ना। कितना सबसे आसान काम है। 99 लाख क्या बोलेंगे, 99,99,500 का प्रॉफिट। अब वो बेचारा जब होश में आया, अब वो घर नहीं कोर्ट पहुंच गया। तो क्या आप ऑफिशियली उस घर के मालिक हो पाएंगे? जब वो ये सिद्ध कर देगा, जब वो प्रूफ कर देगा कि आई वॉज इन दैट मूड जिस वक्त इन्होंने मुझसे साइन कराया, तो वो अपने आप ही आपकी डील कैंसिल मान ली जाएगी, क्योंकि वो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ओवररूल कर गया। वो कॉम्पिटेंट नहीं था, यानी अंडर एज कॉम्पिटेंट नहीं है। ऐसा पर्सन जो आउट ऑफ माइंड है, अनसाउंड माइंड है, कॉम्पिटेंट नहीं है। गॉट दिस पॉइंट। चौथे नंबर पे लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन समझ लो क्या होता है। पहले कंसीडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। जो पैसा आप देते हैं, लैपटॉप के बदले आप जो पैसे देकर आए, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। आपके पैसे के बदले में आपको जो लैपटॉप मिला वो भी कंसीडरेशन। इसलिए कंसीडरेशन ये नहीं कहा कि समथिंग इन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ मनी, नो, सिंपल समथिंग इन रिटर्न। आपके कैश के बदले आपको लैपटॉप मिला और उसके लैपटॉप के बदले आपने उसको क्या दिया? कैश। समथिंग इन रिटर्न। एक्सचेंज स्कीम चल रही है, आपने पुराना मोबाइल देकर नया मोबाइल दे दिया, ले लिया, समथिंग इन रिटर्न हो गया। बिल्कुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं? आईफोन लगाता है ना अपनी स्कीम, क्या आ जाओ जी अपना पुराना आईफोन दो, थोड़े से पैसे दो, ले जाओ नया फोन प्रमोट करने के लिए। तो वो बाद में ये थोड़ी कह पाएगा कि मेरा 1 लाख का मोबाइल भाई साहब 10,000 में ले गए ये लोग, केस कर दो इनके ऊपर। ये लॉफुल कंसीडरेशन नहीं था। क्या वो कह पाएगा आईफोन वाला? नहीं कह पाएगा, क्योंकि हमने इन रिटर्न उसको पूरा दिया, एक मोबाइल प्लस एक 10,000 रुपए का कैश, वो सारा कुछ आएगा लिखा हुआ, लीगल है। लॉफुल वर्ड क्यों ऐड किया? कोई है इंटरेस्टेड बताने में? फिर मैं ही बताऊं, अगर किसी के अंदर से आ रही हो फीलिंग कि मैं बताता हूं लॉफुल के लिए कि क्या। रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म कुछ और? वो बाउंड हो जाएगा। कुछ और? सर जो चीज लीगल हो, जैसे कुछ भी नहीं दे सकते ना इन रिटर्न। कुछ और? अभी बता दो सर। अरे मैं तो टोल रहा हूँ ना, कई बार अंदर छुपी होती हैं चीजें, हिडन पावर्स हैं। आप लोग सब हनुमान होते हो, आपकी अंदर की शक्तियों को जगाना पड़ता है। ये एक्सचेंज नहीं कर सकते।
क्या नजदीक हो बोलो। जैसे कि कोई वेपन या जैसे कि AK-47 जो संजय दत्त साहब ने रखी हुई थी, क्या आप कर सकते हो? लॉफुल है क्या वो? इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है, यहाँ नहीं है। अफीम, चरस, गांजा, ये नाम अब मैं जरूर लूंगा क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो गए मेरे लिए। लॉ में ये बतानी जरूरी है। ये सब चीजें बेटे ऑफेंसिव चीजें हैं, इलीगल हैं। इंडिया के अंदर इनका ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। कुछ जगह अलाउड है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर खरीदती है टू मेक मेडिसिन, वहां अलाउड है। लेकिन आज आपका दिल कर रहा है कि लाओ यार 1 किलो अफीम खरीद के लाओ। अनलॉफुल हो गया, बिल्कुल ठीक बात। आपका दिल कर रहा है कि यार हम भी तमंचा लगा के घूमेंगे, तेरा कोर्ट में ऐसे चला करेंगे, आप गलियों में सबको डराएंगे। तो लाइसेंस होगा तो ऊपर जाके हाँ, मैं आ ही रहा था उस पर, तुमने पहले ही बोल दिया। ये इसे बोलते हैं हिडन फीलिंग्स, हिडन पावर्स। अंदर से बोलो, मैं तो कह रहा हूँ ये ओपन सेशन चल रहे हैं कि आप बोल सकते हो। बेटा आपके पास अगर लाइसेंस रिवॉल्वर है तो आप उसे रख सकते हो, लेकिन अगर अनलाइसेंस्ड रिवॉल्वर है तो क्या उसे रखकर आप चल सकते हो रोड पर? नो, इट्स अनलॉफुल। और उसी को अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आपने उसको जब कैश दिया, आप तो उसे कैश दे रहे हो लॉफुल कंसिडरेशन के फॉर्म में, लेकिन आपके कैश के बदले आपको क्या मिल रहा है? अनलॉफुल कंसिडरेशन, यानी वो चीज मिल रही है जो लीगली अलाउड नहीं है, तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया। समझ गए लॉफुल और अनलॉफुल? जो बैन है इंडिया के अंदर वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। लीगल ऑब्जेक्ट दोनों मिक्स हो गए, अलग अलग कर दिया। एक्चुअली इससे पढ़ाया ऐसे जाता था, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये पढ़ाया ऐसे जाता था, लेकिन वो जानबूझकर अलग कर दिया बच्चों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अनलॉफुल कंसिडरेशन ही तो लॉफुल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। ये हम चौड़ में जा रहे हैं AK-47 खरीदने, क्या वो AK-47 हमारा लीगल ऑब्जेक्ट है? नो, इलीगल ऑब्जेक्ट हो गया वो। तो कह रहा वो ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। कार, टीवी, लैपटॉप खरीदना सब लीगल है, आप खरीद सकते हो, खरीद सकते हो, है ना। मूवीज, लेकिन कुछ गलत मूवीज हैं वो अनलॉफुल है, इलीगल है इंडिया में, क्या वो खरीद सकते हो? बिकती होंगी, क्या ऑफिशियली चौड़ में कह सकते हो मैं वो खरीद के लाया? कोई किसी को कहेगा कि बिल बना दे भाई जरा? सॉरी, क्यों? क्योंकि वो इलीगल है, अनलॉफुल है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है वो। गेटिंग? तो दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट, दोनों एक साथ चलते हैं। एंड लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। यहां पर एक चैप्टर है पूरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने पहले ही डिफाइन कर दिया अंडर सेक्शन 24 से 30 और लास्ट एक और 56 में, इन सेक्शंस के अंदर डिफाइन कर दिया कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो वॉइड हैं, आप इन्हें कर ही नहीं सकते। तो जब नहीं कर सकते तो अपने आप में उसको एक एसेंशियल बना दिया गया कि होना चाहिए लेकिन नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो 6, पहला एग्रीमेंट, दूसरा, तीसरा कॉम्पिटेंसी, यहां तक तो क्लियर है। चौथा, इसके साथ दो एक साथ चलेंगे, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, और लास्ट में नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड अंडर सेक्शन 24, 30 and 36। ये याद रहना चाहिए जरूरी, कभी कभी सिर्फ इसी पर एक क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट का पॉइंट ये है बेटा, ये जब सेक्शन डिफाइन करेंगे ना उसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अभी इतना याद करना है, वो पूरा एक चैप्टर है ये।
अभी उसको समझाने लग जाऊंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए अभी नहीं समझा रहा। देखो पहले इसने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है, चिंता ना करो। मैं तो जानता हूँ लॉ की बात जब आती है तो मैं पहले से माइंड सेट करके आता हूँ कि बच्चे पहले तो कहेंगे कि हाय राम लॉ पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, हाय राम लॉ की क्लास है। इतने दिन से क्लास नहीं हो रही थी तो वैसे खुश होंगे, लेकिन लॉ की क्लास नहीं हो रही है सर। जैसी स्टार्ट हो जाएगी, अरे यार लॉ की क्लास है। सर्टेनिटी, इस तरफ आए अगर हम, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ये सर्टेनिटी क्या है बताएं? मैं सबसे कहता हूँ लाओ लाओ लाओ, सब लोग 1000 रुपए का नोट दो, अभी मैं जादू करूंगा और सबके नोट डबल हो जाएंगे। क्या ये सर्टेन है? नो, दिस इज फॉर सर्टेनिटी। मैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पहले ही इनवैलिड हैं। वो एसेंशियल्स में आ गया कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, अगर सर्टेनिटी नहीं है इनवैलिड। जादू मंत्र जैसी चीज है ही नहीं, है क्या? लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं कि लाओ माता जी अपनी ज्वेलरी उतारो, अभी डबल करके दे रहे हैं। और माता जी हर 1-2 महीने बाद अखबार में आ रहा होता है कि एक बाबा जी ने एक माता जी को ज्वेलरी लूट लिया। उनसे पूछो, उनसे इंटरव्यू लो तो क्या हुआ? वो आए, उन्होंने कहा मैं अभी डबल करके दे दूंगा। बताओ। मैंने दे दिया। और मैंने दे दिया। हाँ तो बहुत होता है बेटा, पुराने गांव में तो अभी होता है कि कोई किसी की डेथ हो गई, चिंता ना करो मैं जिंदा करूंगा। मैं जिंदा करूंगा। अरे भाई, मतलब अगर ऐसा कोई हो जाए तो फिर कोई मरेगा क्या? लेकिन मानते ही नहीं लोग, तब भी उस सर्टेनिटी वाली चीज पर विश्वास नहीं करते कि भाई डेथ इज सर्टेन, लेकिन अब उसका रीबर्थ होना वहीं पर ऑन द स्पॉट उसी सेम बॉडी में प्योरली अनसर्टेन। सेम बॉडी कह रहा हूँ, इसीलिए कहा रीबर्थ होगा लेकिन इन अदर फॉर्म। मैंने कहा सेम बॉडी में नहीं होगा ना, उसी की भाई जिंदा हो जा आ जा आ जा चल, नहीं हो पाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों चीजें एक जैसी। सर्टेनिटी, जो मैंने कहा कि मैं आपको अगर कुछ ऐसा वहम करा रहा हूं जो पॉसिबल ही नहीं है तो वो इनवैलिड है। वही बात पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो मैं प्रॉमिस आपको कर रहा हूं उसकी परफॉर्मेंस होना पॉसिबल होना चाहिए। हम लोग बाहर से बहुत सारी चीजें मंगाते हैं, बाय एयर आता है और बाय शिप आता है, दो ही तरीके से आता है ना। जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं दो ही फॉर्म है, बाय एयर या बाय शिप। अब कोई शिप डूब गया, कोई शिप डूब गया और वो चीज मैंने आपको देनी थी आज, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी अब है? उसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी है? क्या हो गया वो? इनवैलिड। मैंने तो नहीं किया ना, शिप डूब गया। इंश्योरेंस हुआ तो अब वो अलग इशू है, लेकिन अभी सामान तो आपको नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस तो मुझे मिलेगा, आपको तो सामान नहीं मिलेगा ना। बोलो बोलो। केस नहीं कर सकता। हाँ, केस नहीं कर सकता मेरे अगेंस्ट कि चला जाए सर देखो इसने, मैंने सामान मंगाया था, मुझे सामान नहीं दे रहा, मुझे सामान चाहिए, अभी चाहिए अभी चाहिए। तो जज साहब बोलेंगे भाई कहाँ से ला देगा, शिप डूब गया, नीचे जाएगा नीचे लेने, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मेरे पास इतना एकड़ का खेत है, उसके अंदर जो मेरे ग्रेन्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि कुछ ही मत। मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया और कोई क्वालिटी भी दिखा दी, कोई झूठ नहीं बोला, वैसी क्वालिटी थी। बाढ़ आई, बारिश आई और वो फसल खराब हो गई, क्या मैं आपको वो दे पाऊंगा? क्योंकि अगली फसल की वेट करनी पड़ेगी फिर 6 महीने की, अभी तो नहीं दे पाऊंगा। क्या उसकी पॉसिबिलिटी मेरी वजह से खराब हुई? उसकी तो नेचुरल हुई। परफॉर्मेंस पॉसिबल है? नो, इनवैलिड हो गया। यू कांट फोर्स मी। हाँ, डैमेज की लड़ाई होगी, वो बताएंगे आपको। परफॉर्मेंस के केस में डैमेज की लड़ाई होती है कि मेरा इतना डैमेज हो गया, वो डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है, लेकिन वो हम उस वक्त सिखाएंगे, पूरा चैप्टर है परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन बात ये आ रही है कि जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो। इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। याद रहेंगे ये 5 पॉइंट। हमने उससे लिंक किया, एग्रीमेंट से लिंक किया टू पार्टीज को,
फिर हमने फ्री कंसेंट के साथ लिंक किया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसी इंटेंशन टू क्रिएट की लीगल रिलेशनशिप के साथ हमने कंसर्न कर दिया लीगल फॉर्मेलिटीज का कंप्लीशन होना जरूरी है। और फिर दो सर्टेनिटी और परफॉर्मेंस एक साथ आ गई, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। समझ गए? सर्टेनिटी में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है। सर्टेनिटी में मैं आपको झूठ बोल सकता हूं, जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए। परफॉर्मेंस में हो सकता था, ड्यू टू सम रीजन पॉसिबल नहीं है। सर्टेनिटी में जो चीज हो ही नहीं सकती, ये डिफरेंस है। कई बार बच्चे दोनों को मिक्स कर जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? 11 पॉइंट्स एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बार अपने आप से देख लो आंखें बंद करके कि 11 के 11 याद हो गए। पहले वो 6 याद होने चाहिए उसी सीक्वेंस में। कोशिश करना सीक्वेंस में याद करना। फिर ये 6 5 देखो, एक बार सोचो याद हो रहे हैं क्या? होमवर्क है ये। सारे बच्चे May 23 ग्रुप में ऐड हैं? Yes, sir. मैं इसमें शेयर कर दूंगा। पहले किया था शेयर? No, sir. नहीं किया था? तो सर ने किया। ग्रुप में तो शेयर नहीं किया था। ग्रुप में शेयर किया था उन्होंने उन्होंने ग्रुप में किया। May 23 वाले में। क्या कराया था उन्होंने? यही कराया था? यही कराया। अच्छा, रिपीट हो गया। Yes, sir. लेकिन आपकी ना फीलिंग से नहीं लग रहा कि रिपीट हो रहा है। ये नहीं पता था, लेकिन लॉ स्टार्टिंग का कैसे प्रॉमिस पास होता है, कॉन्ट्रैक्ट पासिंग ऑफ मैंने इसलिए जानबूझकर थोड़ा सा अलग सा टॉपिक लिया है। अगली क्लास से बिल्कुल वेरी बिगनिंग से करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि सर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ। आज का होमवर्क है आपका एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। और एक पैराग्राफ आपने देना है मुझे लिखकर, जो मैंने आज की क्लास का आपको ब्रीफ किया। तैयारी शुरू कर दो दोनों चीजों की। बीसीआर की इधर तैयारी शुरू हो जाएगी, इधर ये हो गई 11.4। सुन लो। अरे नेक्स्ट क्लास में सुन लेंगे। नेक्स्ट क्लास में सुन ले। Yes, sir. चलो, थैंक यू।